हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो क्लास 11 का हम लोग भूगोल देख रहे हैं। इसका आपका एक चैप्टर मतलब 6 नंबर चैप्टर तो खत्म हो गया है। आज हमें इसका 7 नंबर चैप्टर देखना है। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, नदियाँ कौन सी अवस्था में कौन सी आकृतियाँ बनाती हैं, क्या कैसे कहाँ होता है, क्या किस किस चीज़ का नाम होता है, सारी चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे कि भूमि पर किस किस प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं और उनका विकास कैसे होता है, किस तरीके की बनती हैं, क्यों बनती हैं, किस वजह से बनती हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। और देखिए, अगर आप चैनल पर आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, फेसबुक है ना, FB, इंस्टा और इसके बाद टेलीग्राम चैनल, ये तीनों चीज़ों का लिंक आपको मिलेगा कहाँ, डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो जाके सब हर जगह फॉलो कर लीजिए। हर जगह आप आराम से मैसेज डाल सकते हैं, DM कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं कमेंट तो आपके एक एक पढ़ के और सारे कमेंट ही रिप्लाई करती हूँ। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है, तो आप डायरेक्ट जो है कमेंट मुझे कर सकते हैं या मैसेज डाल सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसको आगे क्या है इसमें प्रोसेस, भू आकृतियों का क्या चीज़ दी हुई है। पहले करेंगे इसको थोड़ा सा जूम हो गया, पृथ्वी की धरातल का निर्माण। फिर दूसरे नंबर पर करेंगे इस पेन को थोड़ा पतला, कलर इसका चेंज कर लेंगे, पिंक कर लीजिए। आज देखिए, पृथ्वी के धरातल का निर्माण, हमारी जो पृथ्वी है जहाँ हम रहते हैं, इसके धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृतिक कारक जो भूमि की आकृतियों को बनाते हैं, जो फैक्टर हैं, वो क्या है। एक तो प्रवाहित जल है। देखिए, समतल मैदान है, अब वहाँ पे लगातार जल का प्रवाह हो रहा है, तो क्या होगा, एक नलिका टाइप की बन जाएगी, अवनालिका बोल देंगे जिसे आप। यानी वहाँ क्या होगा कि भूमि पर जो आकृति बनी हुई है उसका कारक कौन हो गया, प्रवाहित जल। इसके बाद भूमिगत जल भी इसी प्रकार से कार्य करता है। ये सारे कारक हैं भूमि पर आकृतियाँ बनाने की। वायु है ना, हिमनद तथा तरंग अपर्दन करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, अपर्दन करती हैं। अपर्दन यानी प्रवाहित जल होगा वो अपने साथ मिट्टी को ले जाएगा, है ना। भूमिगत जल होगा वो अपने साथ मिट्टी को ले जाएगा। वायु अपने साथ मिट्टी को उड़ा ले जाएगी। हिमनद भी इसी प्रकार से कार्य करती हैं, तरंगें भी इसी प्रकार से काम करती हैं। तो इन सब चीज़ों ने तो क्या किया, अपर्दन किया। आप यह जानते ही हैं कि अपर्दन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। बिल्कुल, अपर्दन से भाई मिट्टी कट के निकल जाती है, जो पदार्थ होता है वो कट के वहाँ से हट जाता है। इसी को तो हम अपर्दन कहते हैं, यानी वहाँ का तो स्वरूप बदल ही गया। दूसरी बात, निक्षेपण प्रक्रिया अपर्दन प्रक्रिया का परिणाम है। तो जब अपर्दन प्रोसेस है और निक्षेपण इसका रिजल्ट है, और निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आते हैं। निक्षेपण से क्या होगा, एक जगह समतल मैदान है, वहाँ पे आके मिट्टी का ढेर लग जाएगा, पत्थरों का ढेर लग जाएगा, है ना, बड़े बड़े टीले बन जाएंगे। यानी वहाँ का धरातल कैसा हुआ, वहाँ का धरातल का स्वरूप जो है परिवर्तन हो गया। यानी वहाँ पे सारा कुछ आके मलबा निक्षेपित हो गया, है ना। इतनी बात तो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब देखिए, चूंकि यह अध्याय भू आकृतियों तथा उनके विकास से संबंधित है, अतः सबसे पहले यह जाने कि भू आकृति क्या है। तो साधारण शब्दों में छोटे से मध्यम आकार के भूखंड भू आकृतियां कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी पृथ्वी है, अब हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए हिमालय बन गया, हिमालय बना तो हिमालय क्या हुआ, भू आकृति हो गई। कोई ये गर्त बन गया, गड्ढा हो गया, तो वो क्या हो गया, वो भी क्या हुआ, भूमि की आकृति हो गई। कहीं पे आपको पठार मिल जाएगा, वो क्या हुआ, भूमि की आकृति हो गई। तो क्या होगा, ये भू आकृतियां आपकी बन रही हैं। आगे देखते हैं, इसको इरेज कर दीजिए। देखिए, अगर पृथ्वी के छोटे से मध्यम आकार के जो स्थल खंड हैं, इनको हम भू आकृतियां कहते हैं। तो भू दृश्य क्या है, भूमि का दृश्य, यानी पूरी भूमि का दृश्य, ये क्या है। चलिए इसको देख लेते हैं कि ये है क्या। देखिए, बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भू दृश्य बनाती हैं। भू आकृतियों का मतलब है एक एक करके आकृतियां, जैसे पर्वत, पठार, नाले, नदियां, है ना, गार्ज बने हुए हैं। यानी एक एक चीज को हम भू आकृति कहेंगे अलग अलग। और जब ये पूरा चीज सम्मिलित हो जाएगा, तो उसको जब देखना स्टार्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा भू दृश्य। जो भूतल के विस्तृत भाग हैं, जो भूमितल के विस्तृत भाग हैं। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं। देखिए, कोई भी भौतिक आकृति है
सॉरी कोई भी भू आकृति उसका क्या होगा, अपना अपना आकार होगा। जैसे पर्वत, जैसे पठार, जैसे नदियाँ, नाले, है ना, उसका अपना आकार होगा, भौतिक आकृति होगी, आकार होगा, अपना अपना उसका पदार्थ होगा। जैसे अगर आप बात करें कि यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, तो उनका अपना अपना ये पदार्थ होगा। अब देखिए आगे, जो कि कुछ भू प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित हैं। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती हैं और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। मतलब जब भूमि पे जो आकृति बनना स्टार्ट करती है तो उसका प्रारंभ भी तो होगा, है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि आज सुबह वहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, कल सुबह आके वहाँ पे हिमालय पर्वत खड़ा हो गया, तो ऐसा तो होगा नहीं कोई जादू टाइप का। मतलब कहीं भी भू आकृति जब बनना स्टार्ट करेगी तो उसका कहीं ना कहीं तो एक प्रारंभ चीज होगी, प्रारंभ वाला दिन होगा कि हाँ आज से प्रारंभ हुआ है ना। तो प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ है। भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति व प्रकृति में बदलाव आता है, जो भू आकृतिक प्रक्रिया और कार्यकर्ताओं के लगातार धीमी अथवा तेज गति के कारण होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जलवायु संबंधी बदलाव तथा वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं भी प्रक्रिया स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं, जिनसे भू आकृतियाँ रूपांतरित होती हैं। विकास का यहाँ अर्थ भूतल के एक भाग में एक भू आकृति तथा दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की अवस्था में है। इसको फिर से समझिएगा, क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि एक भू आकृति क्या होती है, दूसरी भू आकृति में परिवर्तित हो जाती है। अरे बात समझ में, देखिए इसको, विकास का यहाँ अर्थ भूतल के एक भाग में एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति के दूसरे रूप में परिवर्तन होने की अवस्था है भू आकृति रूपांतरण। भू आकृति रूपांतरण क्या है, एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति परिवर्तन हो जाना, उसको भू आकृति परिवर्तन कहेंगे इस अवस्था को। जैसे मान लीजिए चोटीदार पर्वत है ना, और किसी कारणवश पर्वत इतना टूट गया और ये क्या हुआ, इस प्रकार से चौकोर हो गया और इसकी जो है लंबाई भी बहुत कम हो गई, बहुत कम लंबाई हो गई, ऊपर का पूरा भाग टूट गया किसी कारणवश, भूस्खलन हो गया मान लीजिए। तो अब जो ये स्थिति बची है क्या हो जाएगी, ये स्थिति क्या हो जाएगी बताइए आप। तो ये स्थिति क्या रह जाएगी, ये स्थिति रह जाएगी आपकी पठार, है ना। फिर हम इसको पर्वत नहीं कहेंगे। यानी सीधे सा मतलब है एक भू आकृति दूसरी भू आकृति में बदल सकती है और इस परिवर्तन को हम भू आकृतियां रूपांतरण कहते हैं, भू आकृतियों का रूपांतरण कहते हैं। हो गया। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास है। बिल्कुल बिल्कुल इतिहास है। आज आप जब पैदा हुए होंगे तभी तो आप धीरे धीरे करके बड़े हुए, तो आपका भी एक इतिहास रहा है, यानी आपका बचपन से अब तक का। जैसे हर भू आकृति का है कि एक ना एक दिन तो वो कहीं ना कहीं पैदा हुई होगी, यानी कहीं ना कहीं तो बनना स्टार्ट हुई होगी भू आकृति, है ना। तो ये भू आकृति के विकास का एक इतिहास है और समय के साथ साथ उसका परिवर्तन हुआ है, जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं, जैसे हम लोगों की जीवन की अवस्था होती है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तो इसी प्रकार से भू आकृतियों की अवस्था भी डिवाइड की जाती है। आगे देखिए, भू आकृतियों के विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं, अपर्दन और निक्षेपण। आगे देखिए, प्रवाहित जल भैया बहुत मुख्य बात होती है, ये भू आकृतियों के लिए बहुत मुख्य कारक है, बहुत मुख्य फैक्टर है, क्योंकि अपर्दन और निक्षेपण अधिकतर मतलब यही इसी के कारण होता है। जहां तक देखिए, आर्द्र प्रदेशों में जहां तक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है, जो धरातल का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। प्रवाहित जल के दो तत्व हैं, एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह है, आई बात समझ में, और दूसरा क्या है, रेखिक प्रवाह। एक तो क्या है, धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह, यानी एक परत, दो परत, तीन परत, चार परत, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके फैलेगा। और दूसरा रेखिक प्रवाह, यानी नदियां इस प्रकार से रेखिक प्रवाह, है ना, इस प्रकार से रेखिक प्रवाह। आगे देखिए, तो दूसरा क्या है, रेखिक प्रवाह, जो घाटियों में, नदियों में सरिताओं के रूप में बहता है। प्रवाहित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपरदित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रामक युवा अवस्था से संबंधित है।
जब ढाल प्रवणता से बहती हुई नदियाँ नीचे की साइड आती है तो वो नदी की युवावस्था मानी जाती है। युवावस्था में क्या रहती है, एक अगर व्यक्ति की आप बात करें, आप अपनी बात करें, तो युवावस्था में इंसान में एक बहुत बड़ी फूर्ति होती है। उसी प्रकार नदियों में फूर्ति होती है युवावस्था में। ढलान में इतनी तेजी से बहती हैं, किसी से भी टकराना, किसी से भी लड़ना, उसको साथ लेके नीचे तक आना, किसी से तो बिल्कुल डरना नहीं है, कोई भी आगे चला है सबको साथ बहा के ले आना, तो ये नदियों की युवावस्था होती है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपर्दन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाती है। देखिए क्या होता है, जब एक ढाल बहुत खड़ी ढाल है, ये लगातार 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 इसमें क्या हो रहा है, अपर्दन, ये कटती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि एक समय ऐसा आएगा कि जो बहुत ज़्यादा खड़ी ढाल है ये क्या होगा, सॉरी, मंद ढाल में परिवर्तित हो जाएगी। चलिए आगे देखिएगा। और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाएगा। देखिए खड़ी ढाल है, अब नदी बिल्कुल नीचे आ गई उत्तर भारत के मैदानों में, है ना, तो उत्तर भारत के मैदान में क्या करेगी, समतल मैदानों में आ जाएगी। तो धीरे धीरे इसका जो ढाल है या फिर इसका आप इसकी गति कहें या आप इसका वेग कह दें, तो वो क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे निक्षेपण आरंभ होगा। तो पहले तो क्या होगा, अपर्दन चलता हुआ आ रहा है ढलान में, और जैसे ही समतल मैदान में हम लोग आए तो वहाँ होता है नदियों का निक्षेपण, यानी जो मलबा लेके आई है नदी, जो पानी के साथ मलबा लिए हुए है, पत्थर लिए हुए है, बड़ी बड़ी चट्टाने पत्थर काट के वहाँ से लाई हुई है, वो सारे तरफ निक्षेपित कर देगी। तेज ढाल से बहती हुई सरताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियां बनाती हैं, लेकिन ये नदियों के माध्यम तथा धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जैसे जैसे ढाल कमता जाएगा, जैसे जैसे जो है जल की गति कमती जाएगी, वैसे वैसे ही क्या होगा, आपका जो है अपर्दन, वो अपर्दन तो बिल्कुल नहीं होगा, अपर्दन ओनली ढलान पे होता है, लेकिन निक्षेपण धीरे धीरे निक्षेपण क्या होगा, पहले मोटे मोटे पत्थर रुकेंगे, फिर इससे छोटे पत्थर रुकेंगे, फिर और छोटे पत्थर रुकेंगे, फिर बिल्कुल यानी जब नदी जो है गंगा नदी की अगर बात करें बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो डेल्टा बना देती है, और डेल्टा एकदम आपका चिकनी मिट्टी का होता है, किले एकदम चिकनी मिट्टी, बिल्कुल एकदम कुछ नहीं ले जाती। वो होता है ना कि हम मर गए, वो सब छोड़ गए यहाँ पे आके, सारा कुछ बचपन से ढोते जाएंगे, करते जाएंगे, इतना सब ढेर लगा के करते जाएंगे, और जब मौत आएगी तो सब छोड़ के चले जाती हैं। उसी प्रकार से नदियों का होता है, जहाँ से इनका जन्म हुआ, जहाँ विलीन होगी जाके बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में जैसे ही नदियाँ गिरती है सिर्फ पानी गिरेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा उसमें, है ना, सब छोड़ जाती है जितना ही वो बचपन से उठा के चलती है। आगे देखिए क्या होगा, उतना ही निक्षेप अधिक होगा। जब लगातार अपर्दन के कारण नदी एक समतल हो जाती है, नदी तल समतल हो जाए, जो नदी जहाँ बह रही हो वहाँ तल एकदम समतल हो जाए, तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपर्दन बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे पार्श्व अपर्दन, पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल वाला अपर्दन। जैसे मान लीजिए नदी ये है तो यहाँ से कटाव करेगी, इस भाग को, दोनों साइड को काटेगी हल्का हल्का, तो ये होता है पार्श्व अपर्दन। पार्श्व अपर्दन मतलब दोनों की साइड का कटाव, अलग अलग कटाव करना, और इसके फलस्वरूप पहाड़ियाँ और घाटियाँ समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाती हैं। पहाड़ियाँ घाटियाँ उसको धीरे 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 काट के पूरी पहाड़ी घाटी कट जाएगी, फिर उधर क्या बचेगा, समतल मैदान। तो इस प्रकार से जो है भूमि की स्थलाकृतियाँ चेंज होती रहती हैं। आगे देखिए, क्या ऊंचे स्थिर रूपों के उच्चावच का संपूर्ण निम्नीकरण संभव है? बिल्कुल संभव है, अभी तो बताया है, कहीं पे बनेगा कहीं पे मिटेगा, सीधी सी बात है, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए स्थलगत प्रवाह है, ओवरलैंड फ्लो, स्थलगत प्रवाह है, परत अपर्दन का कारण है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण और विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती हैं। एक एक चीज देखते जाना कि नदी या कोई भी स्थलाकृति किस कारण बनती है, और जिससे वो बन रही है, जैसे नदी से कोई चीज बन रही तो वो उसकी किस अवस्था में बन रही है, पूर्णावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछेगा। बी सेप बेली जो बनती है, जो बी सेप घाटियां बनती हैं, वो कहाँ बनती हैं, इस प्रकार से वो नदी की किस अवस्था में बनती हैं, सीधा पूछता है। डेल्टा नदी किस अवस्था में बनाती है, पार्श्व अपर्दन नदी किस अवस्था में करती है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक एक चीज देखते जाना ध्यान से। कहाँ थे हम लोग, रेड कलर कर लीजिए।
देखिए ये क्षुद्र सरताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत नालिकाओं में विकसित हो जाती हैं। जो क्षुद्र सरताएं धीरे धीरे क्या करेंगी, लंबी और विस्तृत अवनालिका बना देंगी, बड़ी बड़ी नालियां बना देंगी, धीरे धीरे चौड़ी हो जाती हैं। इन अवनालिकाओं कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी और लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समाहित होकर घाटियों का जाल बना देती हैं, है ना। यानी सीधी बात है, बदलता रहता है सब इनका। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है। जब प्रारंभ अवस्था होती है तो उसमें क्या होता है, नदी में अधोमुखी कटाव, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात, खड़ा कटाव होगा, जलप्रपात बनेंगे, ऊपर से नीचे की साइड खड़ी ढलान पे पानी गिरेगा जलप्रपात में, सो पानी जलप्रपात बनेंगे आदि लुप्त हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, धीरे धीरे जब ये कटाव होता है तो कहाँ पे बन रहे थे, जब स्टार्टिंग में नदी आ रही थी तब तो जलप्रपात बनाए उसने, लेकिन वो जलप्रपात धीरे धीरे कट जाएगा और वहाँ पर समतल भूमि हो जाएगी। इस प्रकार से चीजें रहती हैं। अब देखिए मध्य अवस्था की अगर आप बात करें तो मध्य अवस्था में सरता नदी तल में धीमा कटाव करती हैं, इनकी गति धीरे हो जाती है ना। और घाटियों में पार्श्व अपर्दन अधिक होता है। घाटियों में पार्श्व यानी अगल बगल का अपर्दन ज्यादा होने लगता है। कालांतर में घाटियों के किनारों की ढाल मंद होती जाती है, मध्यकाल में क्या हो जाती है, मंद हो जाती है ढाल। इसी प्रकार अपवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते। धीरे धीरे जो विभाजक हैं, यानी एक नदी यहाँ पे बह रही है, ठीक है, बीच में है विभाजक, एक नदी यहाँ पर बह रही है। देखिए मैं इसका कलर चेंज करके येलो कलर से विभाजक बना दूँ, इस प्रकार से खड़ा विभाजक बना। अब नदी क्या करेगी, ये अब देखिए, अब इसमें इस वाले कलर से देखिए, ये वाली जो नदी बह रही है यहाँ कटाव करेगी पार्श्व अपर्दन से, यहाँ कटाव करेगी, यहाँ कटाव करेगी, यहाँ। अब ये वाला जो कटाव हो रहा है, कटते 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 क्या होगा, ये पूरा समतल हो जाएगा। सीधी सी बात है। जो विभाजक है, विभाजक यानी दो नदियों को जो विभाज्य कर रहा है, ये पूरा क्या होगा, निम्न होता चला जाएगा जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाता, और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण कर देगा ये, है ना। इसमें यंत्र तंत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिसे मोनाट नोक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, अवशेष को मोनाट नोक। नदी अपर्दन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान समप्राय मैदान या फिर पेनी प्लेन, क्या बोला जाता है इनको, पेनी प्लेन कहते हैं। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था के स्तर रूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन निम्न है। नीचे दिया हुआ, अब इसको देख लेते हैं अच्छे से। अब चैप्टर स्टार्ट हुआ है। पेनी प्लेन किसको कहते हैं, जब दो नदियां हों और बीच में विभाजक हो, उस विभाजक को, वो विभाजक अपर्दन होते 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 समतल हो जाएगा। इस समतल से जो प्लेन बनेंगे उसको हम कहते हैं पेनी प्लेन। चलिए देखिए अब एक एक करके देखते हैं। कहाँ थे हम लोग, कुछ छूटा तो नहीं है, हो गया ये आपका। अब देखिए तब युवावस्था, पूर्णावस्था, वृद्धावस्था, तीनों अवस्थाएं देख लेते हैं। युवावस्था क्या है, तो युवावस्था में जो नदी है, यूथ है, जवान है ना, खून इसका जो है कैसा है, गर्म खून वाली नदी है ना। तो अभी क्या करेगी, सबसे पहले इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा नदियाँ नहीं होती कि बहुत ज़्यादा हो, कम ही नदियाँ होती हैं। ये नदियाँ उथली होती हैं, उथली बी आकार की घाटी बनाती हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है बी आकार बेली शेप कहाँ बनता है नदियों में, तो युवा अवस्था में पर्वत पर बनता है ना, जिसमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित होते हैं। यहाँ बाढ़ के मैदान नहीं होते, ठीक है। यह सक्रिय बाढ़ कहाँ से हो जाएंगे, बाढ़ के मैदान, समतल मैदान ही नहीं है तो कहाँ से बनेंगे भाई बाढ़ के मैदान। या सक्रिय बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत या चौड़े होते हैं, वह समतल होते जाते हैं। जिनमें दलदल व झीलें होती हैं, इनमें क्या होता है, दलदल व झीलें बन जाती हैं, झीलें गहराई तक झीलें बन जाएंगी। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं, नदी विसर्प बन जाएंगे। इस प्रकार से घुमावदार नदी विसर्प बना देती है, काट के जहाँ से मुड़ेगी तो इस प्रकार से विसर्प बनाएगी घूम घूम के, है ना। ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गंभीरभूत हो जाते हैं, अर्थात विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते जाते हैं। क्योंकि देखना ऐसे जब नीचे की साइड गिर रही है, ऊंचाई के साइड, नीचे की साइड, ऊंचाई से नीचे की साइड जब नदी गिर रही है तो नीचे की साइड तो गड्ढा करेगा ही। अगर आपने देखा हो नाली या नाले घर के कोई पाइपलाइन डली हो, वो एक जगह पे गिरता रहेगा पानी, एक एक बूंद करके गिरता रहेगा, तो क्या होगा, काफी उसमें गहराई हो जाती है। तो वही सिस्टम आपका नदियों का है। नदियाँ कुछ अलग थोड़ी हैं, वही सब चीज़ें हैं। जहाँ अनावृत कठोर चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ जलप्रपात और क्षिप्रकाएँ बन जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। पूर्णावस्था, मैच्योर हो चुके हैं यहाँ पे नदी। अब देख लेते हैं, अभी मैच्योर हो चुके हैं। इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियाँ भी इसमें आकर मिलने लगती हैं। वहाँ पे सहायक नदियाँ नहीं थी,
अगर आपसे पूछे कि सहायक नदियाँ किस अवस्था में मिलती हैं, तो पूर्णावस्था में देखना, मैच्योर वाले में। स्टार्टिंग वाली युवा अवस्था में कहीं भी नदियों में सहायक नदियाँ नहीं मिल रही हैं। नदी घाटियाँ बी आकार की होती हैं लेकिन गहरी होती हैं। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। इसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्ग बनाती हुई प्रवाहित होती है। युवा अवस्था में निर्मित समतल, विस्तृत व अंतर नदीय दलदली क्षेत्र लुप्त होते जाते हैं और नदी विभाजक जो है स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। जलप्रपात और छिपकाएं यहाँ पे भी लुप्त हो जाती हैं। चल देखिए वृद्धावस्था। अब वृद्धावस्था में सबसे बड़ा काम तो करती है नदी, डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाने के साथ साथ सारा जो है निक्षेपित कर देती है। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियाँ कम होती हैं। सहायक नदियाँ जो आपकी मिलती हैं वो पूर्णावस्था में मिलती हैं, यानी मैच्योर वाली स्टेज में, सेकंड वाली स्टेज में, है ना तो वृद्धावस्था में मिलेंगी आपको, ना है स्टार्टिंग वाली, मतलब स्टार्टिंग वाली युवा अवस्था में मिलेंगी, यंग एज में, है ना, उधर भी नहीं मिलेंगी। और ढाल जो है मंद होता है यहाँ पे ढाल एकदम ना के बराबर रहता है, नगण्य। नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसार प्राकृतिक तटबंध, गोखुर झील आदि बनाती हैं। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं जिनमें झील दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े ऊंचे होते हैं। समुद्र तल से लगभग बराबर होता है। थोड़ी बहुत कहीं कहीं ऊंचाई रहेगी तो नदी ऊपर से हल्की सी गिरेगी, वरना एकदम ऐसा रहता है। इस प्रकार से नदी यहाँ से आई समुद्र में चली गई, इस प्रकार से समतल हो जाता है। अपर्दित स्थल रूप देख लीजिए, अपर्दित स्थल रूप, एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। जब जहाँ पर नदी अपर्दन करती है, जहाँ पे अपर्दन होता है तो किस प्रकार से जो है स्थलाकृतियाँ बनती हैं, ये चीज बताई गई है ना। अभी फिर निक्षेपण की बताएगा कि निक्षेपण करने पर किस प्रकार से आकृतियाँ बनती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा, और काफ़ी बड़ा है। 3 या फिर 4 पार्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे समझेंगे क्योंकि भूगोल है और इसमें समझने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। एक एक शब्द समझने वाला है। अपर्दित स्थल रूप, घाटियाँ। घाटियों का प्रारंभ तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरताओं से होता है। क्या होता है? तंग व छोटी छोटी क्षुद्र सरताओं से होता है। ये क्षुद्र सरताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत, धीरे धीरे लंबी और विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित हो जाती हैं। क्या होता है? धीरे धीरे अवनालिकाएं बना देगा, ये अवनालिकाएं धीरे धीरे और गहरी हो जाती हैं, ये चौड़ी और लंबी हो जाती हैं। कहाँ गया? ये चौड़ी और लंबी होकर घाटियों का रूप ले लेती हैं। लंबाई चौड़ाई व आकृतियों के आधार पर ये घाटियाँ बी आकार की घाटियाँ बोल देते हैं, गॉर्ज बोल देते हैं, और गॉर्ज के बाद कैनियन बोल देते हैं। अब इस चित्र को एक बार देख लेना। देखिए होगेनकल यानी तमिलनाडु के समीप गॉर्ज के रूप में कावेरी नदी की घाटी दिखाई गई है। देखिए आप, मतलब मान लीजिए नदी ने इतना काटा है इस पर्वत पठार को, और अब यहाँ पे बह रही है गार्ज बना के। ये सिस्टम है नदियों का। आगे देखिए, इधर पे देखिए ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका कैनियन। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो का है गभीरीभूत विसर्प लूप। कितना भयानक तरीके का विसर्प लूप है, ऐसे विसर्प लूप, सांप के आकार का लूप, घुमाव, है ना। इस प्रकार से नदी आप देखेंगे इस प्रकार से घूम घूम के जा रही है। ये डिजाइन भी कितनी अच्छी बन चुकी है घूमते घूमते इसके, और एक समय आती आती ये डिजाइन पूरी कट जाएगी, यानी पूरे में यहाँ पर नदी नदी दिखाई देगी, या फिर समतल मैदान बन जाएगा। बस 2 ही चीजें होती हैं। देखिए आगे कहाँ थे हम लोग, यहाँ थे कि बी घाटियां बनाता है। कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं? एक तो बी प्रकार की घाटी बनेगी, बी टाइप की, और दूसरा गार्ज बनेगा, और तीसरा कैनियन बनेगा। ये नदियां बनाती हैं, इस चीज को याद रखना। अब देखिए, गार्ज एक गहरी सकरी घाटी है। गार्ज कैसी है? गहरी और सकरी, गहराई भी रहेगी और इसमें सकरापन भी रहता है, जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। यानी दोनों पार्श्व मतलब क्या होते हैं? दोनों किनारे कैसे रहेंगे? तीव्र ढाल वाले होते हैं। इसको आप 7.1 चित्र में लोग बता रहे हैं कि देख लीजिएगा, तो आप देख सकते हैं कि कितनी तो गहराई में है ना, और तीव्र ढलान है। इस प्रकार से जल्दी जल्दी वाले ढलान इस प्रकार की, है ना, तीव्र ढलान है। अब देखिए आगे तीव्र ढलान की बात क्या है, कहाँ गया? एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं, और यह भी गार्ज की ही बात ही गहरी होती है, यानी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। इसके विपरीत कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। ऊपरी भाग की चौड़ाई क्या होती है? कैनियन तल की अपेक्षा कैसी होती है? ऊपरी भाग की चौड़ाई अधिक होती है। वास्तव में कैनियन गार्ज का ही दूसरा रूप है। गार्ज कैनियन एक ही बोल सकते हैं आप। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर करता है। उदाहरण, कैनियन का निर्माण प्रायः अवसादी चट्टानों के क्षैतिज संस्तर में पाए जाते हैं। इस चीज को याद रखना कि कैनियन
और गार्ज पाया कहाँ जाता है? तो अगर केनियन की बात करें तो वो अवसादी चट्टानों में मिलेगा, और अगर गार्ज की बात करें तो वो कहाँ मिलेगा? कठोर चट्टानों में मिलेगा आपको। अब देखिए आगे, जल गर्तिका तथा अवनमित कुंड। क्या करना है? जल गर्तिका तथा अवनमित कुंड, पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जल गर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जल गर्तिका कह देते हैं, है ना। अब क्या होता है, एक बार छोटे हुआ उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़ पत्थर व गोलाश्म इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाहित जल के साथ घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार भी बढ़ा देते हैं। गर्त मतलब गड्ढे, यह गड्ढे आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी होती जाती है। जलप्रपात के तल में भी ये गहरे व बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है, जो जल के ऊंचाई से गिरने का उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होता है। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड अवनमित कुंड कहलाते हैं। तो दोनों चीजें समझ में आ गई आपको, कौन कौन सी? एक तो अवनमित कुंड और एक जल गर्तिका, है ना। अब देखिए, अधाकर्तित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प, इन दोनों को समझिएगा। कौन कौन से विसर्प हैं? अधाकर्तित विसर्प, तीव्र ढालों में तीव्रता से बहती हुई नदियां सामान्यतः नदी तल पर अपरदन करती हैं। तीव्र नदी ढालों में भी पार्श्वापर्दन अधिक नहीं होता, लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियां अधिक पार्श्वापर्दन करती हैं। पार्श्व मतलब किनारे काटती हैं। और तीव्र ढाल में क्या होता है? नीचे की साइड कटान करेगी नदी, नीचे की साइड काटेगी, क्योंकि तीव्रता से नीचे की साइड गिरती है, इसलिए नीचे की साइड काटती है। और जब मंद ढाल हो जाएगी तो पार्श्व कटाव करती है, साइड काटती है ना। ये नॉर्मल है, आप पानी गिरा के देख लेना। जैसे आप ऊंचाई से पानी गिराएंगे, कहीं से एक मिट्टी का पुल बनाना, आप ऐसी छोटा सा खिलौने वाला, ऊंचाई से पानी गिराएंगे तो नीचे की साइड काटेगी मिट्टी, नीचे की साइड गड्ढा करेगी। गांव देहात में आपने देखा हो, नाले नालियां निकले रहते हैं, तो किसी किसी की नाली जो है घर में ऊंचे साइड रहती है, जब वो नीचे की साइड गिरती है तो वहां गड्ढा कर देती है ना। जो ये नालियां मोहल्ले में बहती जाती हैं वो पार्श्व कटाव करती हैं साइड का। घर में ही देख लेना आप ये चीज, तो आपको समझ में आ जाएगा। नाली को ही आप छोटी सी नाली जो घर में निकली हुई है उसको नदी मान लेना, आराम से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए, क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियां वक्रित होकर बहती हैं। वक्रित क्या है? देखिए, सांप को चलते हुए आपने देखा हो तो वो सीधा नहीं चल पाता है ना। कैसे चलता है? इस प्रकार से घुमावदार, इसलिए नदी को विसर्प बोलते हैं, विसर्प आकार में, यानी वक्रित होकर चलेगी। यह नदी विसर्प बनाती हुई या तो वक्रित होकर चलेगी या विसर्प बनाते हुए। नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाया जाना एक सामान्य बात है, क्योंकि मतलब यहाँ पे आपको विसर्प मिलेंगे और बाढ़ क्षेत्र मिलेगा मैदानों में। मैदानों में नदी का कोई रास्ता नहीं होता है ठीक से, किसी रास्ते में बहेगी, बाढ़ आई और क्या है, पूरे समतल मैदान में पानी फैल गया, और समतल मैदान की वजह से इसकी रफ्तार भी तेज नहीं हो रही है, और जब रफ्तार तेज नहीं होगी तो ये क्या करेगी? विसर्प आकार पकड़ती है, क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है। कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलेंगे आपको। इन विसर्पों को अधाकर्तित विसर्प या गभीरभूत विसर्प कहा जाता है। आगे बात समझ में, क्या बोला जाता है इन विसर्पों को? अधाकर्तित विसर्प या गभीरभूत। अब देखिए, नदी वेदिकाएं, नदी वेदिकाएं कैसी बनती हैं? नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। जब बाढ़ आती है ना, नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों, जब स्टार्टिंग में बाढ़ आती है, या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह है नदी वेदिकाएं। ये जरूर रहित, यहाँ जरूर नहीं मिलेगा आपको। मूलाधार चट्टानों के धरातल, जरूर मिट्टी नहीं मिलेगी। मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं जो निक्षेपित जरूर वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप है, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपरदन से निर्मित होते हैं। ऊंचाई, विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएं हो सकती हैं जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाते हैं। नदी वेदिकाएं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती हैं और इनमें इस स्वरूप को युग्म वेदिकाएं भी कहते हैं। अभी देखिए इधर पे युग्म वेदिकाएं, एक मिनट के लिए इसमें चित्र दिया होगा, कहाँ गया? इसमें दिया हुआ था जब मैं, यार इसमें पता है कुछ किताबों में कुछ चित्र काट दिए गए हैं। देखिए, नदी वेदिकाएं, पता नहीं, नदी वेदिकाओं का बढ़िया से चित्र बना हुआ था, इस प्रकार से
इससे पेयर बनाती हुई नदी वेदिकाएं कुछ टेढ़ी मेढ़ी थी, इस प्रकार से। आपको क्या करना है, गूगल पे देख लेना है नदी वेदिकाओं का चित्र। अगर चित्र देख लें आप तो उसमें क्या होता है, चीज़ें एकदम दिमाग में छप जाती हैं। अब देखिए निक्षेपित स्थल रूप कैसे बनते हैं। तो निक्षेपित स्थल रूप कैसे बनते हैं इसको देखिएगा एक बार। अभी तो हमने अपर्दन देख लिया, अपर्दन से क्या क्या बना, कहाँ गया, निक्षेपित स्थल रूप कैसे बनेंगे। तो देखिए जड़ोड़ पंख बनते हैं। जड़ोड़ पंख किस प्रकार के बनते हैं जड़ोड़ पंख, जब नदी उच्च स्थानों से बहती हुई गिरिपद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो जड़ोड़ पंख का निर्माण होता है। क्या होता है, जब नदी उच्च स्थानों से नीचे की साइड आती है, ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है, तो वहाँ पे क्या, समतल मैदानों में क्या करती है, मंद ढालों में जब आती है, जड़ोड़ जड़ोड़ मिट्टी आपको कहाँ मिलती है, उत्तर भारत के मैदानों में मिलती है अधिकतर। क्यों, क्योंकि वहाँ ही तो समतल मैदान है और समतल मैदान में ही भी आपको जड़ोड़ पंख मिलेंगे। साधारणतः पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियां भारी व स्थूल आकार के नभ भार को वहन करती हैं, यानी बहुत बड़ा बड़ा पत्थर बहुत भार ढोके लाएंगी, है ना। मंद ढालों पर नदियां यह भार वहन करने में असमर्थ होती हैं। फिर नहीं वही कर पाती हैं, बूढ़ी अवस्था में चली जाती हैं, बुढ़ापे में कोई नहीं इतना ढो पाता, तो नदियां भी नहीं ढो पाती। तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे जड़ोड़ पंख कहते हैं। जो नदियां जड़ोड़ पंखों से बहती हैं वे प्राय अपने वास्तविक बाह्य मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती, बल्कि अपना मार्ग बदल लेती हैं और कई शाखाओं में बट जाती हैं, जिन्हें जल वितरिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, जल वितरिकाएं इनको बोलते हैं। क्या, नदी चली जा रही है, ठीक है, अब बह नहीं पा रही है, कहीं इधर जाएगी, कहीं इधर जाएगी, कहीं इधर, कहीं इधर, कई तरीके की जल वितरका, यानी अपनी शाखाओं को डिस्ट्रीब्यूट करना। जल वितरका डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या होता है, बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं, जल वितरकाएं बन जाती हैं। आद्य प्रदेशों में जड़ोड़ पंख प्राय निम्न शंकु की आकृति या शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। शंकु अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में तीव्र ढाल वाले व उच्च शंकु बनाते हैं। देखिए नदी वितरकाएं, ये रही नदी, कहीं यहाँ घूम गई, कहीं यहाँ, कहीं यहीं, तो ये रहा आपका। धीरे धीरे ये जमाव करेगी, ये वितरकाएं हो गई, ठीक है। और जब ये मलबा छोड़ देगी, जो इसके पास है वो गाद वाद मिट्टी मिट्टी उसको छोड़ेगी, तो वो बनेगा आपका डेल्टा। देखिए नदी वितरका पढ़ने के बाद अब देखिए इधर पे अब ये जड़ोड़ पंख दिखाया हुआ है अमरनाथ जम्मू कश्मीर का। किस तरीके से पंख जैसा लग रहा है आपका, इस साइड से ऐसा लगा ना पंख जैसा, मतलब यहाँ से तो पहाड़ी से नदी आई और जब समतल मैदान में आई तो वो फैल जाएगी, फैल जाएगी तो आकार कैसा बनाती है, पंखे जैसा। इसको कहते हैं हम जड़ोड़ पंख। और यहीं पे इसकी जड़ोड़ मिट्टी मिलेगी आपको। हो गई दोनों चीजें, मतलब सारी चीजें यार एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, यानी आपको समझना है तो बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए डेल्टा देख लेते हैं। अभी तो हमने देख लिया जड़ोड़ पंख, अब डेल्टा देखिए। डेल्टा वितरकाएं देख ली, जड़ोड़ पंख देख लिया, डेल्टा देखिए। डेल्टा जलोड़ पंखों की ही भांति होते हैं, लेकिन इनमें विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। मतलब जहाँ जो जड़ोड़ पंख आपको बताए गए हैं वो कहाँ विकसित हुए हैं, समतल मैदान में। अगर आप डेल्टा की बात करें तो जहाँ नदी बिल्कुल बूढ़ी अवस्था में गिरने वाली होती है वहाँ पे बनता है डेल्टा, है ना। लेकिन इनके विकास का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र में किनारे किनारे बिखेर देती है। अगर यह भार समुद्र से दूर तक नहीं ले जाया गया हो तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ क्या होता है, शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। आगे देखिए, जड़ोड़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जड़ोड़ स्तरित होता है, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कण जैसे चीका मिट्टी, चिकनी मिट्टी, गाद भाई बहुत चिकनी होती है, आदि सागर में दूर तक जमा हो जाते हैं। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है नदी वितरकाओं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता है। देखिए क्या है, डेल्टा का आकार बढ़ा, ठीक है, मान लीजिए डेल्टा ऐसे फैलता जा रहा है, डेल्टा ऐसे फैलता जा रहा है, ऐसे ऐसे, ये इस प्रकार से वितरकाएं फैली हुई हैं। बीच में डेल्टा बनेगा, डेल्टा का आकार नीचे की साइड फैलेगा, नदी वितरका भी इसी प्रकार से और फैलती जाएगी। सिंपल सी बात है, कौन सी उसमें बड़ी बात है। जैसे इसको कहते हैं, देखिए इधर डेल्टा बनेगा, ये डेल्टा बनेंगी, इधर इस इन जगहों पर डेल्टा बनेंगे और ये वितरकाएं हैं, बस आंध्र प्रदेश में दिखाई गई हैं कृष्णा नदी की। आगे देखिए, बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पी रोधिका। बाढ़ के मैदान कहाँ बनेंगे, जिस प्रकार अपर्दन से घाटियां बनती हैं उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं।
निक्षेपण होता है, बाढ़ के मैदान विकसित होंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ निक्षेपण होगा वहाँ वहाँ गड्ढे वड्ढे होंगे, वहाँ नदी जो वहाँ निक्षेपण से समतल मैदान होता जाता है, और जितना जितना समतल मैदान होगा उतनी ही बाढ़ की व्यवस्था होती जाती है, उतनी पानी फैलेगा जल्दी से। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप हैं। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। इसी प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत, चीका मिट्टी और गाद आदि अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जलधाराओं में मिलते हैं, और जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैल जाता है तो ये उस तल पर जमा हो जाते हैं। नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहा जाता है। क्या बोला जाता है? असक्रिय बाढ़ के मैदान, यानी वहां पर बाढ़ की सक्रियता नहीं है। असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर होते हैं, तट से थोड़ा ऊंचाई होगी तो क्या है कि बाढ़ नहीं पहुंच पाती है। मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं, एक तो बाढ़ निक्षेप और दूसरा सरिता निक्षेप। सरिता मतलब नदी का ही पर्यायवाची है, या तो सरिता मतलब नदी निक्षेप कर देगी या फिर बाढ़ आने पर निक्षेप हो जाएगा। मैदानी भागों में नदियां प्राय क्षितिज दिशा में अपना मार्ग बदलती हैं और कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे भर जाता है। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग हैं, उनमें स्थूल पदार्थों के जमाव होते हैं। ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं, अपेक्षाकृत महीन कणों, चिकनी मिट्टी वाले, गाद आदि के होते हैं। ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं से बने होते हैं उन्हें डेल्टा मैदान कह देते हैं। बस सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी चीज़ें दी हुई हैं। ये देखिए पूरा सांप बना हुआ है, अजगर टाइप का। अजगर नहीं है, नदी है। ये देखिए प्राकृतिक तटबंध एवं विसर्पी रोधिकाओं का चित्रण बना हुआ है। ये देखिए प्राकृतिक तटबंध है जो किनारे किनारे पे है, तटबंध दिख रहे हैं। और ये जो अंदर तक फैला हुआ है, ये बीच वाली स्थिति, ये होती है विसर्पी रोधिकाएं, सांप वाली रोधिकाएं। ये बाढ़ग्रस्त मैदान बना हुआ है साइड साइड में। अब जैसी नदी ऊपर की साइड उफान करेगी तो कहाँ जाएगी? अपने आसपास के मैदान में ही तो फैलेगी, और वो जो आसपास के मैदान में फूलती है वही तो बाढ़ग्रस्त का मैदान हो जाता है, बाढ़ का मैदान। देखिए प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिका आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप हैं जो बाढ़ के मैदान से संबंधित हैं। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं। ये तटबंध नदियों के पार्श्व में यानी दोनों अगल बगल साइड, नदियों के अगल बगल साइड में स्थूल पदार्थों के रेखिक निम्न व समांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं। आ रही बात समझ में? चित्र के अनुसार जो कई स्थानों पर क्या हो गया इसको, जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। नई रोधिकाएं या विसर्पी रोधिकाएं बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती हैं, और ये रोधिकाएं प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनी है। इनकी चौड़ाई और परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इनके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। अरे बात समझ में आपको आ ही गई होगी। चलिए देखिए नदी विसर्प देख लेते हैं, नदी विसर्प और कर लेते हैं। विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदानों में नदियां शायद ही सीधे मार्गों में बहती होगी। कहाँ बह लेंगी सीधे मार्गों में? डेल्टा क्षेत्र जहाँ पे है वहाँ पे नदियाँ समतल मैदान में रहती है, नदी तो कहीं भी अपना रास्ता देख लेती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आप रेगिस्तान में निकल जाइए, आपको कहीं रास्ता मिलेगा क्या? कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चल दीजिए। लेकिन आप एक पहाड़ी क्षेत्र पे जाएंगे तो वहाँ आपको एक रास्ता मिलेगा, वहाँ इस साइड से चलो, कहीं खो ना जाए। रेगिस्तान में नहीं आपको समझ में आएगा कुछ कि किस रास्ते से जाना है, पूरा रास्ता खाली है, कहीं भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ है, डेल्टा मैदान में नदियां शायद ही सीधे मार्ग में बहती होंगी। बाढ़ व डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं जिन्हें विसर्प कहा जाता है। चित्र 7.6 में देख लेते हैं। ये देखिए ना, इधर पे इस प्रकार से ये नदियों की छोटी छोटी गोखुर झीलें बन जाती है, नदी की कटाव है। ऐसा होता है ना, इस प्रकार से नदी चलती जाएगी, इस प्रकार से चलती जाएगी, और चलते चलते इस प्रकार से चलना स्टार्ट कर देगी। और ये इस प्रकार से चलना स्टार्ट कर देगी तो यहाँ क्या होती है, यहाँ एक स्थिति बनती है। यहाँ स्थिति कौन सी बनती है कि अरे ये तो साफ हो गया, इसको फिर से बनाए इसको। देखिए इस प्रकार से नदी जब चलेगी विसर्पिताकार में तो एक स्थिति क्या आ जाती है, इस प्रकार से नदी जब चलेगी विसर्पिताकार में तो स्थिति ये आ जाती है कि मैं इसको सफ़ेद कलर से चलाऊं तो इस प्रकार से ये टूट जाता है इधर से। और जो नदी की जो स्थिति होती है वो क्या करती है, जो नदी की स्थिति होती है वो जैसे बह रही थी इस प्रकार से, तो इस यहीं से बहना स्टार्ट कर देती है। यानी ये जो भाग है ये भाग टूट जाता है, इसको कहते हैं गोखुर झील।
ये दिखाई नहीं, झीलें दिखाई दे रही हैं, बता तो रहे हैं झीलें दिखाई दे रही हैं। बिहार के बूढ़ी गंडक का चित्र दिखाया गया है। कहाँ थे हम लोग? नदी विसर्प पे। विसर्प एक स्थल रूप न होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? ध्यान से सुनिएगा। मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षितिज या पार्श्व कटाव करने की प्रवृत्ति का होना। क्या होगा? जहां मंद ढलान होगी, मंद ढाल पर बहते जल में, जो जल बह रहा है, बहते जल में तटों पर क्षितिज या साइड से कटाव करना, ये ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए। तटों पर जड़ोड़ का अनियमित और असंगठित जमाव, जिससे जल के दबाव का नदी पार्श्व बढ़ना। जैसे साथ में क्या है, जमा हो रहा है, तो जो साइड वाला हिस्सा है अगल बगल वाला, इसमें क्या होगा कि पार्श्व ये जमने लगेंगे। अरे बस समझ में। तीसरा देखिए, प्रवाहित जल का कोरोलिस प्रभाव से विक्षेपित होना। देखिए कोरोलिस प्रभाव मैंने बहुत क्लियरली आपको 9th 10th में समझाया हुआ है, 10th की बुक में बहुत अच्छा। अगर आपको ध्यान हो तो कोरियोलिस बल क्या करता है, ये हवाओं की गति को क्या करता है, हवाओं की गति को उसकी दिशा को चेंज, गति को नहीं दिशा को चेंज कर देता है ना। गति को ये कुछ नहीं कहता, पूछा जाता है एग्जाम में, ये दिशा को चेंज करता है। और कोरियोलिस बल के कारण यहाँ भी चीजें चेंज हो जाती हैं, ये विक्षेपित कर देता है। आगे देखिए, जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी में पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा पार्श्वों का कटाव अधिक होता है। नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी धीरे धीरे मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। यह मोड़ नदी के अंदरूनी भाग में जड़ोड़ जमाव के कारण गहरे हो जाते हैं। क्या होता है? जड़ोड़ क्या होते हैं? धीरे धीरे गहरे होते जाते हैं और बाहरी किनारा अपर्दित होता रहता है। बाहर का जो किनारा है धीरे धीरे अपर्दन होता रहता है, उसमें कटता रहता है। अगर अपर्दन, निक्षेपण तथा निम्न कटाव ना हो तो विसर्प की प्रवृत्ति कम हो जाती है। जब क्या होगा कि धीरे धीरे जब जमाव होता रहेगा तो विसर्प तो भर जाएगा। प्रायः बड़ी नदी के विसर्प में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण हो जाता है और उत्तल किनारों पर अधोमुखी कटाव रूप होते हैं। अवतल किनारे कटाव किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं, जो अधिक अपर्दन से तीव्र कगार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा तीव्रता से जो है किनारा बन जाता है। उत्तल किनारों का ढाल मंद हो जाता है और विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में विकसित हो जाने पर, कहाँ गया, हो जाने पर ये अंदरूनी भागों पर क्या करते हैं, ये अंदरूनी भागों पर अपर्दन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झीलों का निर्माण करते हैं। ऑक्स बॉक्स लेक, मैंने पहले ही बता दिया कि गोखुर झीलें कैसे बनती हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसमें आपको क्लियरली देख सकते हैं, डॉट डॉट करके दिखाया गया है कि ये विसर्पी रोधिकाएं हैं। इस प्रकार से ये स्कंद ढाल तल हैं, तट हैं। और देखिए ये इस प्रकार से विसर्पी रोधिकाएं हैं। ये कटाव हो रहा है इधर से, ये कट गया, ये छाटन झील बन गई, छट गई। छट गई का मतलब होता है एकदम अलग हो जाना किसी चीज़, मतलब बड़ी चीज़ से। जब जैसे क्या होता है, किसी अच्छी चीज़ को हम कोई बहुत सारे इतना सामान रखा हुआ है, कोई भी चना मटर गांव में जब क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसकी तो जो खराब चीज़ होती है उसको एक साइड छांट के रख देते हैं, उसको कहते हैं छाटन। इस प्रकार से नदी से टुकड़ा जब छट जाता है तो इसका नाम बना दिया छाटन झील या ऑक्सफॉक्स लेक या फिर गोखुर झील, तीनों नाम है इसके। अंग देखिए, अंग क्या दिया हुआ, भौमजल, ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का मतलब जैसे नल में जो पानी आता है वो ग्राउंड वाटर ही रहता है, उसको भौमजल या फिर भूमि का जल कहते हैं। भौमजल यहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि भौमजल हमारे लिए कितना उपयोगी है, भौमजल हमें पीना चाहिए, भौमजल मीठा होता है, खट्टा होता है, खारा होता है, ये सब चीज़ें हमें नहीं देखनी है। यहाँ हमें देखना है कि भौमजल कैसे भूमि में जाता है, थोड़ा है ना। भौमजल यहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। यहाँ भौमजल का अपर्दन के कारण के रूप में और उसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन किया गया। यहाँ देखा जाएगा कि भौमजल किस प्रकार से अपर्दन करता है और भौमजल किस प्रकार से स्थलाकृतियां बनाता है, किस प्रकार से इसका कार्य स्थलाकृतियों में। जब चट्टानें परागम कम सघन अत्यधिक जोड़ों यानी संधियों और दरारों वाली हों तो धरातलीय जल का अंततः श्रवण आसानी से होता है। यानी जो चट्टानें हैं वो थोड़ा पानी सोखने वाली होंगी,
तो जो भूमजल है नीचे की साइड बड़ी आसानी से खिसक जाएगा। लंबवत गहराई पर जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियां छिद्रों संस्तर तल से ऊपर क्षितिज अवस्था में बहना आरंभ कर देता है। नीचे की साइड जल चला जाएगा, भूमजल बन जाएगा। जल का यह क्षितिज और ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपर्दन का कारण है। भूमजल में पदार्थों के परिवहन द्वारा बने स्थल रूप महत्वहीन है। इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता, लेकिन ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर या डोलोमाइट जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता मिलेगी आपको कहाँ? चूना पत्थर या डोलोमाइट में। उनमें धरातलीय और भूमजल इस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अनेक स्थल रूपों को विकसित करते हैं। ये क्या करते हैं? भूमजल में चूना वूना जो है ये सब घुल जाता है कैल्शियम, तो ये नीचे की साइड चला जाता है और नीचे की साइड चला जाने के कारण क्या होता है? भूमजल है। अब भूमजल अगर वहाँ से निकल गया तो बचेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा तो वो चित्र वहाँ पे क्या है? आकृतियाँ बना देगा। तो रासायनिक प्रक्रिया होती है तो वहाँ से भूमजल और कैल्शियम कार्बोनेट घुल के नीचे की साइड जाएगा। जो कैल्शियम कार्बोनेट ऊपर था वो जल में नीचे की साइड निक्षालित हो गया, तो ऊपर बचेगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट गायब हो गया, वहाँ बनेगी एक स्थलाकृति। ये दो प्रक्रियाएं घोलीकरण व अवक्षेपण। एक तो घोलीकरण, घुल के नीचे की साइड चला जाना, अवक्षेपण मतलब कहीं ना कहीं पर रुक जाना। या तो चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों के साथ अंतरासंस्तरित पाई जाती है। किसी भी चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भूमजल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को कास्टोपोग्राफी या स्थलाकृति का नाम दिया जाता है इस चीज को। आगे बात समझें। यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ वाल्टन कास्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है। एड्रियाटिक सागर और बाल्कन सी आप देख लेना, दोनों क्या करने हैं आपको? गूगल कर लीजिएगा। अपर्दनात्मक तथा निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थलरूप कास्ट स्थलाकृतियों की विशेषताएं। चलिए ये स्थलाकृतियां आपकी हो गई कि नदी कैसे बनाती है, सारा देख लिया। अब हम देखेंगे अपर्दित स्थल रूप। इसमें कुंड बनता है, घोलरंद बनता है, लेपीज बनता है, चूना पत्थर चबूतरे बनते हैं। ये चीजें देखेंगे हम अगले चैप्टर में। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं और सब इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है ये वाला। और जो पिछला वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, वो बहुत इंपोर्टेंट है। दोनों चैप्टर स्थलाकृतियों के मैटर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस टॉपिक को तो देखेंगे अब हम कल। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, है ना। और क्या करना है, और आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और जहां आपका मन करे वहां आपको फॉलो कर लेना है। जिस भी वेबसाइट पे आप हो, जिस भी सोशल मीडिया को आप चलाते हो, वहाँ पे आप फॉलो कर लेना, है ना। और इसके अलावा चलिए अब मिलते हैं कल अपर्दित स्थल रूप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।